अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमारे यहाँ यौम कुद्स जो है वो मनाया जाएगा, लेकिन इस साल के यौम कुद्स और पहले के यौम कुद्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि पहले जो यौम कुद्स हुआ करता था उसमें जंग मुसलसल नहीं हो रही होती थी, झड़पें हो रही होती थी, लेकिन अब जो है मुसलसल जंग है। इस हवाले से मैं आपको एक मज़ेदार सी कहानी बताना चाहता हूँ। वो कहानी ये है कि शायद हमने प्राइमरी में वो पढ़ा था कि एक बेवकूफ़ दोस्त बनाने से बेहतर है कि अक्लमंद दुश्मन आपका होना चाहिए। उसमें एक शख्स जो होता है नौजवान, वो जंगल का सफ़र इख्तियार करता है। जब वो जंगल का सफ़र इख्तियार करता है तो उसे रास्ते में एक भालू मिलता है जिसको वो अपना दोस्त बना लेता है। अब जाते हुए ये प्लान बनता है कि कुछ देर जो है वो भालू सुस्ता ले, उसके बाद जो वो लड़का है वो सुस्ता लेगा। इतने में भालू अपनी नींद पूरी कर लेता है और अब वो लड़के के सोने की बारी होती है। भालू देखता है कि एक मक्खी जो है ना बार बार ऊपर भिन भिन आ रही है। वो उसको हाथ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ से कुछ नहीं होता। भालू ताकतवर ज्यादा होता है। भालू हाथ में पत्थर उठाता है और इंतजार करता है कि जैसे वो मक्खी उसके चेहरे पर बैठने लगेगी तो फौरन से वो उसके ऊपर फेंक देगा। अब इससे आप समझ जाएं कि इशारा किस तरफ है। गजा में आम लोग मौजूद थे और जो तंजीम है उसने इसराइल से पंगा लिया। और इसराइल से पंगा उस वक़्त लिया जब इसराइल एक असले के लिहाज से एक बेहतरीन मुल्क बन चुका है और गज़ा के पास कुछ भी नहीं था। गज़ा की जो दूसरी साइड है फ़लस्तीन की, उन लोगों ने समझौता किया हुआ है इसराइल के साथ। उस हिस्से के अंदर इसराइली करेंसी चलती है, इसराइली इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इसराइली हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ इसराइली, लेकिन गज़ा की तरफ ऐसा नहीं था। अब मामला यहाँ पे आप ये कहेंगे कि ठीक है जी, ईमान होना चाहिए, ईमान होने के साथ जो है हम 313 थे तो तब भी हम जीत गए थे, तो अब हमें यूं करना था वो करना था, ऐसा नहीं होता। अब 313 की जब हम एग्जांपल देते हैं तो 313 के वक्त में दोनों तरफ एक जैसे अफराद पावर में खाने पीने के हवाले से एक जैसा असला, और एक हिस्सा जो है उसको नुसरत मिली हुई है फरिश्तों की, और साथ में उनके पास ऑप्शन है कि मर जाना है या मार देना है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। जबकि दूसरी साइड वालों के पास एक गरूर था कि हम सिर्फ जीत के ही आएंगे, और उनके पास नुसरत भी नहीं थी। तीसरा आप कहेंगे कि अफगानिस्तान से भी हमने तो लोगों को निकाल दिया। अफगानिस्तान से बिल्कुल निकाला है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा मामला है पाकिस्तान ने उसमें किस तरीके से ट्रीट किया। डबल गेम खेली पाकिस्तान ने, चाहे रशिया वाला मामला चाहे अफगानिस्तान वाला मामला। और फिर ये है कि रशिया जो है, सॉरी, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान एक पहाड़ी मुल्क है जिसको अमेरिका उस लिहाज से समझ नहीं सका। और जो उसने हुकूमत बनाई वहाँ पे, अगर वो ताजिक अफराद की बजाय पश्तून अफराद की हुकूमत बना देते तो शायद आज भी अफगानिस्तान में अमेरिका जो है वो मौजूद होता। अब हमारे यहाँ मामला ये हुआ है कि एक तो उन्होंने पंगा लेकर अपने आप को जो है तबाह करवा लिया है। आप देखते होंगे यूट्यूब पर, आप देखते होंगे मुख्तलिफ एड्स में, तो उनकी क्या हालत है इस वक्त। अब वो जज्बाती ग्रुप जो था, उस जज्बाती ग्रुप ने एक दफ़ा तो जंग छेड़ दी, और जंग छेड़ने के बाद खुद की तरह कोई पता नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि भाई जंग ही हल था, जंग हल नहीं होता। इसकी जगह पर हम उस पावर पर तो आ जाएं कि हम कुछ कर सकें। इवन इस वक्त इसराइल इतना पावरफुल है कि वो अरब के किसी भी मुल्क के साथ जंग लड़े तो वो इजीली जीत सकता है, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो शाम हो, चाहे इराक हो, किसी से भी वो जंग लड़े तो बहुत इजीली वो इस वक्त जीत सकता है। जंग के लिए हम अगर हिंदुस्तान की तारीख पढ़ें तो उसमें हिंदुस्तान के हुक्मरान जो है वो इसलिए जंग हारते रहे हैं क्योंकि जो बाहर से आने वाले जंगजू थे उनके पास न्यू मशीनरी थी। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ हुक्मरानों की, तो वो बाहर से आते हुए मंजीके लेकर आए, लेकिन हमारे इधर हिंदुस्तान के जो हुक्मरान थे उनको मंजीकों के मुतालिक कुछ नहीं पता था। उधर से जो आने वाले हुक्मरान हुआ करते थे वो एक पत्थर बांधते थे मंजीक के अंदर और यूं मारते थे दीवार में, दीवार खुल गई, बस अब जंग जीत गए। तो अपने इलाके के अंदर होते हुए भी हिंदुस्तानी लोग बाहर से आने वाले लोगों से नहीं जीत सके। उसकी वजह ये थी कि आप अगर जंग में एक शख्स टेक्नोलॉजी में आगे हो और दूसरा शख्स उस टेक्नोलॉजी में पीछे हो तो कोई मुकाबला नहीं होता। इसी तरीके से अब हमारे यहाँ पे क्या है कि
ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے غزہ والوں کو. غزہ والوں کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ عرب خود سے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اپنا چچا زاد مانتے ہیں، اور ان کے لیے ایک وہ ریلیجیس پلیس بھی ہے، اور زمینی حقائق سے بھی وہ واقف ہیں. تو ان سے جیتنا تھوڑا مشکل ہے، بنسبت اس کے کہ شروع میں ہی یا تو ان کو جگہ نہیں دی جاتی. ابھی اگر جگہ دے دی ہے تو جو ایک ریزولوشن پیش ہوئی تھی کہ اسرائیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، فلسطین کو کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا اور کچھ حصہ دوسروں کے پاس آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ایگری اس وقت نہیں کیا کیونکہ پورے کا پورا ملک ہمارا تھا، مسلمان وہاں پہ بستے تھے. پاکستان میں اب لوگ اس معاملے پر ہیں کہ ہم احتجاج کریں، ہم بائیکاٹ کریں. میں اور آپ جو ہے اس وقت گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ بھی کسی نہ کسی طور پر جو ہے کسی اسرائیلی کی پروڈکٹ ہے. فیس بک، اس کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں یوٹیوب کے ذریعے، وہ بھی ایک اسرائیلی یا یہودی کی پروڈکٹ ہے. دنیا میں زیادہ تر ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ یہودیوں کی ہیں. ہم لوگوں کے پاس تو مسئلے مسائل ہی عجیب و غریب سے تھے. جیسے اگر ابھی بھی آپ ہمارے مسائل دیکھ لیں تو فقہی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کہاں پر پہنچ گئی، اور ہمارے ابھی تک یہ مسئلے نہیں حل ہوئے کہ نماز کی میں پڑھنی کی میں نہیں پڑھنی. تو جب تک ہم ٹیکنالوجی اور ایک قائد ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہیں رکھیں گے کہ اپنے گھوڑے جنگوں کے لیے تیار رکھیں، تب تک ہم نہیں جیت سکیں گے. اور فلسطین تو کیا، آئندہ 50 سالوں میں بھی ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی سارے عرب میں اور مسلم ورلڈ میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم جیت سکیں، ہم کچھ بھی کر سکیں. ایون پاکستان اگر سپر پاور ہے مسلمز میں آن دا بیسس آف اٹامک، تو وہ بھی اسرائیل سے نہیں جیت پائے گا. یہ حقیقت ہے. باقی اگر آپ کو کوئی کہانی سنا رہا ہے کہ یار ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو غلط کہانی آپ کو سنا رہا ہے. ہم سے تو ابھی تک جو ہے وہ کچے کے ڈاکو نہیں سنبھلے، ہمیں انٹرنیشنل کیا سنبھلیں گے. تو بنسبت اس کے کہ ہم غزہ والوں کے لیے اسکارف بنائیں اور لوگوں کو بیچیں، اپنی مارکیٹنگ سٹارٹ کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کل کے لیے پریپیئر ہوں، کیونکہ کل یہ وقت آپ پہ آنا ہے اور لازمی آنا ہے.